लाभ होता है कि देखिए व्हाट्सएप में अगर कोई नया कैंडिडेट आता है तो उसको प्रीवियस लेक्चर और पीडीएफ नहीं मिलती क्योंकि वो डिलीट हो जाती है, परंतु टेलीग्राम में आपको जितनी पुरानी से पुरानी चीज़ चाहिए होगी वो उपलब्ध हो जाती है। वहाँ पर ये फैसिलिटी होती है। आपको बता दूं कि जो टेलीग्राम है ये एक तरह से क्लाउड ऐप होता है। जो क्लाउड ऐप होता है वहाँ पर आपको पिछली जितनी भी डिस्कस की गई चीज़ें होती हैं वो आपको उपलब्ध होती हैं, चाहे पिछली 1 साल की पुरानी पीडीएफ हो या फिर वीडियोज़ के लिंक हो, वो आपको मिल जाएंगे, परंतु व्हाट्सएप में ये नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपको जुड़ना चाहिए टेलीग्राम से। बाकी देखिएगा आपकी जो मर्जी रहती है, परंतु मुझे मैसेज सेंड करिएगा कि आपको ये लेक्चर चाहिए, मैं आपको वो उपलब्ध करवा दूँगा। इसी के साथ देखिएगा पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में ही आप स्वयं के नोट्स तैयार करते रहिएगा क्योंकि वही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। बाकी देखिए लेक्चर शुरू कर देते हैं। देखिएगा आज हम पढ़ेंगे हिंदी नाटक के बारे में, किस प्रकार से हिंदी नाटक का विकास हुआ है, कौन कौन से इसने स्थान देखे हैं जिससे इसे गुजरना पड़ा था। देखिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए जो प्रथम उत्थान है, प्रथम उत्थान नाटक के अंतर्गत इसमें आता है भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ था। ये वाली पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है तो इसको आपने नोट करना है अपनी नोटबुक में। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर प्रथम नाटक और नाट्यकार और प्रस्तोता के बारे में बताया गया है कि किस विद्वान ने किस नाटक और नाट्यकार को प्रथम माना है, उससे देख लेते हैं। जो डॉक्टर दशरथ ओझा थे, इन्होंने जो गए सुकुमार रास है इसे प्रथम नाटक माना है। इसकी जो भाषा थी कौन सी थी, यह अपभ्रंश भाषा का था। ठीक है, बाकी इसके जो नाटककार थे तो ये दहलन थे। इसके पश्चात आते हैं यहाँ पर गणपति चंद्रगुप्त। इन्होंने गोरक्ष विजय जो नाटक है इसे प्रथम नाटक माना है। इसकी भाषा मैथिल थी और इसके नाटककार थे विद्यापति। इसके पश्चात आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, इम्पॉर्टेंट है ये। इन्होंने आनंद रघुनंदन को प्रथम नाटक माना है और इसके नाटककार थे महाराज विश्वनाथ सिंह और भाषा इसकी ब्रजभाषा थी। इन्हीं के समान जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने भी आनंद रघुनंदन को ही प्रथम नाटक स्वीकार किया है। रचनाकार भी इसके विश्वनाथ सिंह थे और भाषा इसकी ब्रज ही थी। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था, उसके पश्चात डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे प्रथम नाटक स्वीकार किया है। काफ़ी मतों में जो बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल एक समान हैं। इसके पश्चात जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यह मानते हैं प्रथम नाटक इनके पिता के द्वारा रचित नहुष को। इनके पिता कौन थे, गिरिधर दास या फिर गोपाल चंद्र, दोनों एक ही हैं परंतु नाम इनके अलग अलग हैं। भाषा इसकी ब्रजभाषा ही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरिधर दास अर्थात गोपाल चंद्र कृत नहुष 1859 ईस्वी को हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार किया है और जो राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक 1862 ईस्वी को द्वितीय नाटक स्वीकार किया है और अपने द्वारा लिखित विद्या सुंदर को, जो कि 1868 ईस्वी का है, इसको तीसरा नाटक माना है। और जो चौथा नाटक माना है इन्होंने श्री निवास दास के द्वारा रचित तप्ता समरण, जिसका समय है 1883 को चौथा नाटक स्वीकार किया है। तो ये वाली पंक्ति भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, इसको भी आप नोट अवश्य करिएगा। इसके पश्चात देखिएगा भारतेंदु के अनुसार नहुष की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। किसका कथन रहेगा कि जो नहुष की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है, तो ये भारतेंदु का मत होगा। नहुष नाटक पद्यबद्ध ब्रजभाषा में लिखा गया था। खड़ी बोली में सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा पद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। इसका भी ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण होगा। फिर आगे है हिंदी भाषा के अन्य प्रमुख नाटककार एवं नाटक। प्राणचंद चौहान कृत कौन सा होगा, ब्रजभाषा में रचित है ये रामायण महानाटक। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार से पूछा जाता है। समय इसका 1610 ईस्वी का होगा। इसके पश्चात
रघु राय नागर हैं, इनके द्वारा सवासार रचित है। 1700 समय है इसका और भाषा इसकी ब्रजभाषा है। इसके पश्चात अमानत है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। इनकी भाषा है ब्रजभाषा, रचना इनकी इंद्र सभा होगी और समय 1853। इसके पश्चात आते हैं यशवंत सिंह, इनके द्वारा रचा गया है प्रबोध चंद्रोदय, समय है 1843 का और भाषा इसकी ब्रजभाषा होगी। इसके पश्चात आते हैं गुरु गोविंद सिंह, इम्पॉर्टेंट है ये। इनके द्वारा चंडी चरित्र नामक नाटक लिखा गया है, भाषा इसकी ब्रजभाषा ही होगी। इसके पश्चात आते हैं बनारसी दास, इम्पॉर्टेंट है, भाषा किसकी क्या है, ब्रजभाषा है, रचना कौन सी होगी, समय सार नाटक, क्या है समय इसका 1643 ईस्वी। इसके पश्चात आते हैं कृष्ण जीवन लच्छीराम, इनकी रचना कौन सी होगी, करुणाभरण, समय क्या है 1657 और भाषा इसकी ब्रजभाषा होगी। फिर है नेवाज, इम्पॉर्टेंट है, भाषा क्या है ब्रजभाषा, नाटक कौन सा होगा, शकुंतला नाटक, समय 1680 ईस्वी का होगा। फिर हैं गणेश कवि, इनकी रचना होगी प्रद्युम्न विजय, समय 1863 और भाषा ब्रजभाषा होगी। आगे है अमानतकृत इंद्र सभा, एक ओपेरा या फिर अपेरा या गीति नाट्य है। क्या है, जो अमानतकृत इंद्र सभा है यह एक ओपेरा नाटक है अर्थात गीति नाट्य है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। सन 1777 ईस्वी में ही कलकत्ता थिएटर की भी स्थापना की गई थी। आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है शीतला प्रसाद त्रिपाठी को। इनके द्वारा लिखा गया था जानकी मंगल नामक नाटक और समय इसका 1868 ईस्वी में काशी में इसको खेला गया था, जिसमें लक्ष्मण की भूमिका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। देखिएगा यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि जो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा था, तो ये जानकी मंगल माना जाता है। क्या कौन सा नाटक है ये, जानकी मंगल प्रथम अभिनीत नाटक है आधुनिक समय का। अगर इसके रचनाकार पूछे जाते तो ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी थे। फिर देखिएगा इसे कब खेला गया था, 1868 ईस्वी में इसे खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था, तो काशी में इसको खेला गया था। और इसमें जो लक्ष्मण की भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा निभाई गई थी। इसके पश्चात है शकुंतला के अभिनय में, कौन सा नाटक है, शकुंतला नाटक के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुंडवाने के लिए आज्ञा मांगना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। काफ़ी इसमें प्रश्न बनते हैं इसमें कि किस नाटक के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से मूछ मुंडवाने की आज्ञा मांगी थी, तो ये शकुंतला नाटक था। इसके पश्चात आगे दिया गया है सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा जाता है कि वो कौन सा कवि है जिसे भारतेंदु की उपाधि दी गई थी, तो वे हरिश्चंद्र थे। और ये कब दी गई थी उपाधि, 1880 में। और कहाँ के विद्वान के द्वारा दी गई थी, काशी के विद्वान पंडित रघुनाथ सिंह के द्वारा। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित रचनाओं की संख्या या फिर अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है, 17 मानी जाती है ये। भारतेंदु का पहला नाटक विद्यासुंदर स्वीकार किया जाता है। इन्होंने ऊपर ही स्वीकार किया था कि जो विद्यासुंदर है यह दूसरा नाटक माना जाता है, दूसरा नहीं तीसरा नाटक माना जाता है। क्रम के हिसाब से पहला था नहुष, दूसरा था शकुंतला, तीसरा था विद्यासुंदर और चौथा था तप्ता संवरण। इसके पश्चात देखिए यहाँ पर हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक। पहले मौलिक नाटकों को देखेंगे, उसके पश्चात हम अनुदित को भी देखेंगे। जो मौलिक नाटकों में प्रथम है वो है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। समय है इसका 1863 और इसका प्रकार भी ध्यान रखना, प्रकार भी पूछा जाता है। प्रहसन इसका प्रकार है और इस नाटक का विषय है सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य। इसके पश्चात है विषस्य विषमौषधम। इसका समय कब का है, 1873 का है और यह एक भाण है। जो भाण है इसमें एक पात्र होता है, एक पात्र। इसका विषय देखिए बड़ौदा के
गायकवाड़ की गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना इसमें वर्णित है। इसके पश्चात है प्रेम जोगिनी। जो प्रेम जोगिनी नाटक है इसका समय है 1875 है। यह 4 अंकों की नाटिका है। कितने अंकों की? 4 अंकों की। इसका विषय होगा काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र इसमें मिलता है। कहाँ का? काशी का धर्माडंबर। फिर है चंद्रावली। इसका समय कब का है? 1876 का। यह नाट्य क्या है? नाटिक है। यह नाटिक, इसमें वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण मिलता है। इसके पश्चात भारत दुर्दशा है। समय कब का है? 1880 का। यह नाट्य या ये क्या होगा? नाट्य होगा या फिर नाट्यलासक होगा। ठीक है, नाट्यलासक या लास्य रूपक। इसका ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार इसकी ये विधा पूछी गई है कि इसका विधा का प्रकार कौन सा होगा। इसमें जो विषय देखिएगा, भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा इसमें की गई है। इम्पॉर्टेंट है, इस वाले को नाटक को ध्यान से याद रखना आपने। फिर नील देवी है। समय क्या है? 1881। रूप क्या है इसका? गीति रूपक है यह। इसमें जो विषय है राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा ऐतिहासिक गीति रूपक तौर पर प्रतिष्ठित की गई है। फिर अंधेर नगरी है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका समय देखिए 1881 का है। इसका रूप होगा प्रहसन। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। फिर है सती प्रताप। समय इसका 1883 होगा। यह एक पौराणिक नाटक है। इसमें जो सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित विषय रखा गया है। फिर आगे देखिएगा, नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए कि भारतेंदु के अनुसार नाटक के कितने उद्देश्य माने जाते हैं, तो ये 5 माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार, देशवत्सलता। देशवत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की है। किस किस नाटक की रचना भारतेंदु ने देशवत्सलता के उद्देश्य से की है? भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी नाटक को। जो सती प्रताप है, यह भारतेंदु का अधूरा नाटक स्वीकार किया जाता है। कौन सा नाटक है ये? सती प्रताप। और जो सती प्रताप को पूर्ण किसके द्वारा किया गया था? राधा कृष्ण दास के द्वारा। फिर आगे है ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। ये मत रहेगा यहाँ पर ब्रजरत्न दास के द्वारा इन्होंने कहा है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक में ही लिखा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। देखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि नेशनल थिएटर कहाँ पर है? काशी में है। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। फिर आगे है काशी नाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। प्रश्न बन सकता है कि कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर में खेला गया था? तो ये काशीनाथ खत्री का नाटक था बाल विधवा संताप। फिर आगे है प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र था या फिर 2 भले बुरे फोटोग्राफ। क्या देखिएगा, जो प्रेम जोगिनी नाटक है इसका पूर्व नाम माना जाता है काशी के छायाचित्र या फिर 2 भले बुरे फोटोग्राफ, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। आगे है भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सीधे से आपसे बने कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो ये किया था 3। कौन कौन सी हैं? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी। देखिएगा, जो कवि वचन सुधा है ये 1868 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी और जो हरिश्चंद्र मैगजीन है ये 1873 में प्रकाशित की गई थी। यह मासिक पत्रिका है। बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका भी रखा गया था। फिर जो बाला बोधिनी है इसका समय 1874 ईस्वी है
और यह महिलाओं से संबंधित पत्रिका स्वीकार की जाती है। फिर देखिए यहाँ पर भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, तृतीय समाज, पेनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की थी। ये देखिए 3 यहाँ पर स्थापना इनकी स्वीकार की जाती है, कविता वर्धनी सभा, तृतीय समाज, पेनी रीडिंग क्लब। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए नए प्रयोगों के माध्यम से प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात भारतेंदु ने नाटक नामक इनका जो निबंध है इसकी रचना 1883 ईस्वी में की थी। प्रश्न बन सकता है कि जो भारतेंदु का नाटक नामक रचना है इसकी विधा क्या होगी। तो देखिए नाटक से आप समझ सकते हैं कि इसकी विधा भी नाटक ही होगी, तो नहीं, इसकी विधा नाटक नहीं है, यह निबंध विधा की रचना है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा नाटक है ये? मौलिक राजनीतिक नाटक। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा है। कौन सा? भारत जननी हिंदी का पहला ओपेरा नाटक भी स्वीकार किया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों। तो देखिए रत्नावली है, वर्ष इसका है 1868, मूल नाटक था रत्नावली नाटिका, इससे यह रत्नावली के रूप में अनुदित किया गया था। भाषा थी इसकी मूल संस्कृत और इसके मूल नाटककार थे हर्ष, राजा हर्ष। इसके पश्चात देखिए विद्या सुंदर, इसका समय है 1868। यह मूल तौर पर संस्कृत के चौर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। किसका? बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। इसकी भाषा थी संस्कृत, संस्कृत से बंगला। ये देखिए संस्कृत में चौर कवि बंगला में यतीन्द्र मोहन द्वारा रचित माना जाता है। इसके पश्चात जो पाखंड विडंबन है यह 1872 का स्वीकार किया जाता है। और जो प्रबोध चंद्रोदय ये 3 अंकों का नाटक था, यह मूल माना जाता है। भाषा इसकी संस्कृत स्वीकार की जाती है और मूल कवि माने जाते हैं कवि कृष्ण मिश्र। इसके पश्चात है धनंजय विजय, इस समय इसका 1873 स्वीकार किया जाता है। और जो धनंजय विजय ये इसके मूल नाटककार स्वीकार किए जाते हैं। नाटककार नहीं, मूल नाटक इसका धनंजय विजय के नाम से ही स्वीकार किया जाता है। भाषा इसकी संस्कृत है और मूल नाटककार है कांचन कवि। इसके पश्चात है मुद्रा राक्षस, समय इसका 1873 का है। ये जो मूल नाटक था यह भी मुद्रा राक्षस नाम से ही जाना जाता था। भाषा इसकी संस्कृत थी और जिसके जो मूल नाटककार थे यह विशाख दत्त थे। इसके पश्चात है दुर्लभ बंधु, समय इसका 1880 का है। मूल नाम इसका मर्चेंट ऑफ वेनिस था और ये अंग्रेजी में रचित था और विलियम शेक्सपियर इसके नाटककार थे मूल। फिर है कपूर मंजरी, समय इसका 1875 का है। मूल नाटक भी कपूर मंजरी नाम से ही जाना जाता है। भाषा इसकी प्राकृत थी और इसके मूल रचनाकार राजशेखर थे। फिर है सत्य हरिश्चंद्र, समय इसका 1875 का है। मूल नाटक का नाम था चंद्र कौशिक और भाषा इसकी बंगला थी और मूल रचनाकार इसके क्षेमेंद्र थे। इसके पश्चात है भारत जननी, समय इसका 1877 का है। मूल नाम इसका भारत माता था और भाषा इसकी बांग्ला थी। इसके पश्चात है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत कुछ नाटक। यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी भूमिका अदा की थी? देखिए जो जानकी मंगल नाटक था इसमें इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी। फिर जो नील देवी थी नाटक, इसमें इन्होंने पागल की भूमिका अदा की है। और जो सत्य हरिश्चंद्र है इसमें इन्होंने हरिश्चंद्र की ही भूमिका अदा की थी। देखिएगा फिर से, अगर पूछा जाए जानकी मंगल में भारतेंदु की क्या भूमिका थी? लक्ष्मण की। नील देवी में इनकी भूमिका थी पागल की। सत्य हरिश्चंद्र में इनकी भूमिका थी हरिश्चंद्र की। बाबू ब्रजरतन दास एवं राधाकृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक स्वीकार किया जाता है। किन्होंने माना है प्रवास नाटक को इनका प्रथम नाटक? बाबू ब्रजरतन दास। किसने? बाबू ब्रजरतन दास और राधाकृष्ण दास के द्वारा। फिर आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के प्रकार और विषय इस प्रकार से हैं। अनुदित नाटक है रत्नावली,
प्रकार क्या है, नाटिका। विषय क्या है इसका, यह अपूर्ण नाटक स्वीकार किया जाता है। फिर जो विद्या सुंदर इनका अनुदित नाटक है और यह नाटक ही है, इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। फिर है पाखंड विडंबन, यह रूपक है, नाटक के तौर पर रूपक जाना जाता है। इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्त हरिभक्ति करने का उपदेश दिया गया है। फिर है धनंजय विजय, यह व्यायोग है। इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण किया था, तब धनंजय ने अकेले ही उन्हें परास्त कर दिया था। फिर है मुद्रा राक्षस, इसका जो मूल रूप है नाटक ही है। यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। फिर दुर्लभ बंधु है, इसका जो मूल रूप था नाटक ही था, ठीक है। इसमें शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीकरण किया गया है। फिर है कपूर मंजरी, यह मूल रूप इसका जो होगा ये षटक होगा। इसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के वल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का जिक्र किया गया है। फिर सत्य हरिश्चंद्र है, मूल रूप इसका नाटक ही है, इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। फिर भारत जननी है, यह ओपेरा नाटक है या फिर लघु नाट्य गीत है। इसमें आपको मिलता है पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं, तो ये यहाँ पर वर्णित किया गया है। फिर देखिए भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक कौन कौन से हैं, तो देखिएगा ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत है चंद्रावली, समय इसका 1876 है। फिर अंबिका दत्त व्यास रचित है ललिता, इसका समय कब का है, 1884 ईस्वी का। फिर है हरिहर दत्त दुबे महारास, समय 1884 का है। फिर है खड़ग बहादुर मल महारास और कल्पवृक्ष, समय इनका 1885 और 1886 का है। इसके पश्चात सूर्य नारायण सिंह का श्यामानुराग नाटिका है। फिर चंद्र शर्मा का उपाहरण नाटक है। फिर कार्तिक प्रसाद खत्री का भी उपाहरण नाटक ही है। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय का है प्रद्युम्न विजय रुक्मणी परिणय, जो प्रद्युम्न विजय है ये 1893 का है और रुक्मणी विजय नहीं रुक्मणी परिणय ये 1895 का है। यहाँ पर हरिऔध जी इंपॉर्टेंट होंगे, इनका ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात देखिए भारतेंदु युग के ही रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक। नाटककार हैं श्रीनिवास दास, नाटक होगा प्रहलाद चरित, समय 1888 का है। फिर है बालकृष्ण भट्ट, इनका जो नाटक होगा नल दमयंती स्वयंवर और बृहन्नला, समय 1895 का स्वीकार किया जाता है। फिर है शालिग्राम लाल, इनके नाटक होंगे अभिमन्यु वध, अर्जुन मदमर्दन और पुरु विक्रम। फिर हैं देवकी नंदन खत्री, इनके नाटक होंगे सीताहरण रामलीला, समय 1876 और 1879 होगा। फिर है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, इनकी रचना होगी रामचरितावली और समय 1887 का है। फिर हैं द्विजदास, इनकी रचना हो जाएगी रामचरित नाटक, समय 1891 का है। इसी प्रकार से देखिएगा जो भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक कौन कौन से हैं। प्रेम प्रधान रोमानी नाटक, इसमें जो नाटककार होंगे श्रीनिवास दास, नाटक होंगे रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता समरण। समय देखिए रणधीर प्रेम मोहिनी का समय 1877 है और जो तप्ता समरण है 1883 का है। फिर किशोरी लाल गोस्वामी है, इनकी जो नाटक होंगे प्रणिनी प्रणय। फिर मयंक मंजरी, कौन कौन से हैं किशोरी लाल गोस्वामी के, प्रणयिनी परिणय और मयंक मंजरी, समय इनका 1890 और 1800। फिर देखिए यहाँ पर है खड़ग बहादुर मल, इनकी रचना होगी रति कुसुमायुध, समय इसका 1885 का है। फिर है शालिग्राम शुक्ल, इनकी रचना हो जाएगी लावण्यवती सुदर्शन, समय 1892 का है। फिर है गोकुलनाथ शर्मा,
पुष्पवती समय 1899 का है। इसके पश्चात है रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक भी स्वीकार किया जाता है। किसे? रणधीर प्रेम मोहिनी को। हिंदी के कुछ आलोचक विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदुकृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक स्वीकार किया गया है। इसके पश्चात कुछ प्रमुख ऐतिहासिक नाटक है, इन्हें भी देख लेते हैं। जो संयोगिता स्वयंवर है, इसका समय 1886 है और यह श्रीनिवास दास का नाटक हो जाएगा। फिर है लाला राधा कृष्ण दास का, जो राधा कृष्ण दास के हो जाएंगे पद्मावती महाराणा प्रताप, समय 1882 और 1897 का हो जाएगा। फिर है राधा कृष्ण गोस्वामी, इनकी रचना हो जाएगी अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावती, समय इन दोनों का 1895 स्वीकार किया जाता है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनकी रचना हो जाएगी नील देवी, समय इसका 1881 ही स्वीकार किया जाता है। इसके पश्चात भारतेंदु युग के सामाजिक नाटक कौन कौन से हैं देखिएगा। भारत दुर्दशा भारतेंदु की रचना है, अर्थात नाटक है, समय इसका 1880 है। फिर बालकृष्ण भट्टकृत है नई रोशनी का विष, यह 1884 का है। फिर है खड़ग बहादुर मल, इनकी नाटक हो जाएगी भारत आरत 1885। फिर अंबिका दत्त व्यास है, इनका नाटक हो जाएगा भारत सौभाग्य, इम्पोर्टेंट है, 1887 का। फिर है राधा कृष्ण दास, इनका नाटक हो जाएगा दुखिनी वाला, 1880 का, इम्पोर्टेंट है ये भी। फिर गोपाल राम गहमरी है, इनका नाटक हो जाएगा देश दशा, 1892, इसका समय स्वीकार किया जाता है। फिर है काशीनाथ खत्री, इनका नाटक हो जाएगा विधवा विवाह। फिर है देवकी नंदन त्रिपाठी, इनका नाटक हो जाएगा भारत हरण, 1899। फिर देखिए संगीत शकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। फिर भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण प्रहसन कौन कौन से हैं, इन्हें भी देख लेते हैं हम। देखिएगा यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनका प्रहसन हो जाएगा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 और अंधेर नगरी 1881। देखिएगा यहाँ पर अगर आपको मेरी आवाज़ धीमी या फिर कम लग रही हो तो यहाँ पर 3 बटन होते हैं, यहाँ से आप मेरी स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं है आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही है तो वॉल्यूम को बढ़ाकर आप वीडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं। फिर आगे है बालकृष्ण भट्ट, इनका जो प्रहसन हो जाएंगे जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन, समय देखिए 1877 और 1899 का होगा। फिर है विजयानंद त्रिपाठी, इनका जो नाटक हो जाएगा महा अंधेर नगरी, समय 1893 का है। फिर है प्रताप नारायण मिश्र, इनकी जो रचना हो जाएगी कली कौतुक रूपक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी गई पहले ये रचना होगी। फिर है राधा कृष्ण गोस्वामी, बूढ़े मुँह मुहासे तनमन धन गोसाईजू के अर्पण, यह 1886 की रचना होगी। इसके पश्चात अंबिका दत्त व्यास, देशी घी और चर्बी में व्यवसाय। फिर आगे है पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का माना जाता है। किनका? बंगला का माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेवेडेव द्वारा 1895 में एक बंगला अनुवाद का मंचन किया गया था। इसके पश्चात पारसी थिएटर के लिए लिखे गए नाटक व नाटककार निम्न हैं। देखिएगा कौन कौन से नाटककार होंगे यहाँ पर। पहले तो है नारायण प्रसाद बेताब, इनके नाटक हो जाएंगे कृष्ण सुदामा, गोरखधंधा, मीठा जहर, रामायण नाटक। इसके पश्चात आगे हैं आगा हशर कश्मीरी, इनके नाटक हो जाएंगे अछूता दामन, असरीरे हिस्र, खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, विषम प्रतिज्ञा, यहूदी की लड़की। इसके पश्चात है राधेश्याम कथावाचक, घंटा पंथ, क्या है? घंटा पंथ, इनकी रचना हो जाएगी। फिर है तुलसीदत्त शैदा, जनक नंदिनी और नारी हृदय, इनके नाटक स्वीकार किए जाते हैं जो पारसी प्रभाव से माने गए हैं। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख सूक्ति यहाँ पर हो जाएगी। देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सबे भारी, पै धन विदेश चली जाती, यही इति अति ख्वारी, भारत दुर्दशा का ये कथन हो जाएगा। फिर दूसरा कथन देखिए यहाँ पर, अंधा धुंध मचियो सब देशा,
मानहु राजा रहत विदेशा, अंधेर नगरी का ये कथन हो जाएगा। दोनों को आप नोट अवश्य करिएगा, ये पूछे जाने वाले कथन हैं। इसके पश्चात आगे है संस्कृत भाषा में अनुदित हिंदी नाटक यहाँ पर दिए गए हैं। भवभूति का हो जाएगा उत्तर रामचरित, अनुवादक थे इसके देवदत्त तिवारी, नंदलाल विश्वनाथ दुबे, लाला सीताराम। फिर है मालती माधव, भवभूति का ही नाटक है, इसके अनुवादक हो जाएंगे लाला शालिग्राम सीताराम। दो नाटककार हो जाएंगे या अनुवादक हो जाएंगे। तीसरा नाटक हो जाएगा यहाँ पर भवभूति का महावीर चरित, इसके अनुवादक हो जाएंगे लाला सीताराम और सिर्फ लाला सीताराम ही यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं। फिर दूसरे यहाँ पर हो जाएंगे कालिदास, इनकी जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र, ये दोनों इनके अनुवादित माने जाते हैं। स्वयं तो इनके ये मौलिक हैं, परंतु आगे इनका अनुवाद किया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम का लक्ष्मण सिंह के द्वारा, नंदलाल विश्वनाथ दुबे के द्वारा। मालविकाग्नि मित्र इसका किया गया था सिर्फ लाला सीताराम के द्वारा ही अनुवाद। इसके पश्चात कृष्ण मित्र के जो नाटक हो जाएंगे प्रबोध चंद्रोदय, इसके अनुवादक थे शीतला प्रसाद और दूसरे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर अगला जो यहाँ पर नाटककार माना जाएगा जिसका संस्कृत से हिंदी में लिया गया है, तो ये शूद्रक हो जाएंगे। इनकी जो रचना हो जाएगी मृच्छकटिक, किसने इसका अनुवाद किया था? गदाधर भट्ट और लाला सीताराम के द्वारा। फिर राजा हर्ष हो जाएंगे, इनकी जो रचना थी रत्नावली, इसका अनुवाद किस किस के द्वारा संस्कृत से हिंदी में किया गया है? देवदत्त तिवारी और बालमुकुंद सिंह के द्वारा। फिर है भट्ट नारायण, इनकी जो अनुवाद किया गया है बेणी सहार के रूप में ज्वाला प्रसाद सिंह के द्वारा। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर बांग्ला भाषा से अनुदित हिंदी नाटक। ये देखिएगा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं होंगे उनको मैं इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा, ठीक है। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिएगा जो मूल नाटककार थे माइकल मधुसूदन, इनके जो मूल नाटक हैं पद्मावती, शर्मिष्ठा, कृष्ण मुरारी। जो पद्मावती का अनुवाद किया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, शर्मिष्ठा का अनुवाद किया गया था रामचरण शुक्ल के द्वारा, कृष्ण मुरारी का अनुवाद किया गया था रामकृष्ण वर्मा के द्वारा। फिर है मनमोहन बसु, मूल नाटक है सती, इसका अनुवाद किया गया था उदित नारायण लाल के द्वारा। और फिर है राजकिशोर दे, इनका जो नाटक हो जाएगा पद्मावती, इसका अनुवाद किया गया था रामकृष्ण वर्मा के द्वारा। फिर है द्वारिका नाथ गांगुली, इनका नाटक हो जाएगा वीर नारी, इसका अनुवाद किया गया था रामकृष्ण वर्मा के द्वारा। इसके पश्चात यहाँ पर अंग्रेजी भाषा से अनुदित हिंदी नाटक होंगे। देखिएगा मूल नाटककार हैं विलियम शेक्सपियर, इनके जो नाटक हो जाएंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट, रोमियो जूलियट और मैकबेथ। देखिएगा जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है इसका अनुवादक थे आर्या, वर्ष क्या है 1888, अनुदित नाटक है वेनिस का व्यापार। फिर द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, इसका अनुवादक थे रतनचंद प्लीडर, समय इसका 1879 स्वीकार किया जाता है और अनुदित नाटक था इनका ब्रह्मजालक। फिर है एज यू लाइक इट, इसके अनुवादक थे पुरोहित गोपीनाथ, समय इसका 1896 का है और जो अनुदित नाटक होगा मनभावन। फिर है रोमियो जूलियट, इसके अनुवादक थे पुरोहित गोपीनाथ ही और समय इसका 1897 का था और अनुदित नाटक यह प्रेम लीला था। फिर है मैकबेथ, इसके जो अनुवादक थे मथुरा प्रसाद उपाध्याय थे, समय इसका माना जाता है 1893 का और इसके अनुदित नाटककार थे साहिसेंद्र साहस। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगर आपसे ये प्रश्न बने यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबू तोताराम के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा आप। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर तो वैसे हमारा टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, फिर भी थोड़ी सी यहाँ पर अगले टॉपिक की झलक दी गई है, इसे हम देख लेते हैं। देखिएगा क्या है। फिर देखिएगा यहाँ पर जो द्वितीय उत्थान आता है इसके अंतर्गत द्विवेदी युग आएगा। इसमें देखिए 1903 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है
हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, कई बार परीक्षा में से पूछा गया है। सन 1912 में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के बेणी संहार नाटक का कुरुबन दहन नाम से हिंदी में रूपांतर किया था। फिर है द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटक निम्नलिखित है, देखिएगा। जो गंगा प्रसाद गुप्त के द्वारा वीर जयमल नाम से लिखा गया था। फिर वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा सेनापति उदल के नाम से लिखा गया था। बद्रीनाथ भट्ट के द्वारा चंद्रगुप्त के नाम से लिखा गया था। और जो कृष्ण प्रकाश सिंह हैं, इनके द्वारा पन्ना नाम से लिखा गया था। हरिदास माणी के द्वारा संयोगिता हरण के नाम से नाटक लिखे गए। कि जो नाटक शब्द है ये संस्कृत की नट धातु से निष्पन्न है। किस धातु से? नट धातु से निष्पन्न है। इसका अर्थ होता है अभिनय करना। जो नट धातु होता है इसका अर्थ होता है अभिनय करना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात है दश रूप का आचार्य धनंजय ने, किसने? दश रूप का आचार्य धनंजय ने नाटक की परिभाषा इस प्रकार से दी है। क्या है? अवस्था अनुकृति नाट्यम। अवस्था अनुकृति नाट्यम। अगर पूछा जाए किसकी परिभाषा होगी ये, तो ये धनंजय की हो जाएगी। इनका जो रचना है दश रूपक, इसमें इन्होंने ये परिभाषा दी हुई है। इसके पश्चात देखिएगा और भी जो परिभाषाएं दी गई हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जो नाट्यशास्त्र के प्रेरणता है, अर्थात नाट्यशास्त्र की जिसने रचना की है भरतमुनि, उन्होंने भी नाटक के संबंध में कहा है, देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाटक नामक पंचम वेद की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो याद रखना है प्रस्तुत कथन किसका होगा, तो प्रस्तुत कथन होगा भरतमुनि का। फिर से परिभाषा बताता हूँ। भरतमुनि ने कहा है, देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान और फिर यजुर्वेद से अभिनय और फिर अथर्ववेद से रस, यह लेकर इन्होंने नाटक नामक पंचम वेद की भी स्थापना की है। इसका ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि पंचम वेद के तौर पर किसे जाना जाता है, तो ये नाटक को जाना जाता है पंचम वेद के तौर पर। इसके पश्चात देखिएगा, आचार्य विश्वकर्मा है, इन्होंने रंगमंच का निर्माण किया है। पूछा जा सकता है कि जो रंगमंच का निर्माण किसने किया था, तो ये आचार्य विश्वकर्मा थे, इनके द्वारा रंगमंच का निर्माण किया गया था। भगवान शिव ने तांडव नृत्य दिया है। क्या दिया है? भगवान शिव ने तांडव नृत्य दिया है तथा माता पार्वती ने लास्य नृत्य। देखिएगा, यहाँ से अगर तांडव नृत्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये भगवान शिव होंगे, ठीक है। अगर लास्य के बारे में पूछा गया है किसने दिया है, तो ये माता पार्वती के द्वारा दिया गया है। इसका भी ध्यान रखिएगा आप, ये भी प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि अब नए नए तरह के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। इसके पश्चात है भरतमुनि की देखरेख में सर्वप्रथम अमृत मंथन नाटक का अभिनय किया गया था। किसकी देखरेख में? भरतमुनि की देखरेख में सबसे पहले अमृत मंथन नाटक का अभिनय किया गया था। इसी के साथ देखिए, जो पाश्चात्य विद्वान है पीशेल, इन्होंने कहा है, कठपुतलियों के खेल व नाच से नाट्य साहित्य की उत्पत्ति हुई है। ये कथन होगा पीशेल का। पीशेल कहते हैं कि जो कठपुतलियों के खेल व नाच से नाट्य साहित्य की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से पाश्चात्य विद्वान है रिजवे, डॉक्टर रिजवे, इन्होंने कहा है, नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से होता है। प्रारंभिक काल में मृत आत्माओं की प्रसन्नता के लिए गीत, नाटक आदि का आयोजन किया जाता था। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रमुख कथन कहेंगे हैं। इसके पश्चात मैं आगे आपको बताऊंगा कि नाटक के रूप क्या क्या होते हैं और इन्हें शुरुआत में क्या कहा जाता था। देखिएगा, जो धनंजय है, इनके अनुसार नाटक 10 प्रकार के माने जाते हैं। धनंजय के अनुसार नाटक कितने प्रकार के माने जाते हैं? 10 प्रकार के। और वो कौन कौन से प्रकार हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। एक तो हो गया नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा भाण, चौथा प्रहसन,
पांचवा डिम, छठा व्यायोग, सातवां संबकार, आठवां विधि, नौवां अंक और 10वां ईहामृग। फिर से बताऊंगा, देखिए ये कथन धनंजय का है कि जो नाटक के 10 प्रकार माने जाते हैं। 10 प्रकार। जब बीच में कभी मैं आपको कहता था कि ये प्रहसन है, ये भाण है, ये अंक है, ये डिम है, ये विधि है, तो वो सब अलग अलग होते थे। यहाँ पर मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ उनमें क्या क्या भेद है और कौन कौन से वे हैं। धनंजय ने माने हैं 10 वेद। और फिर से बताऊंगा, नाटक पहला है, दूसरा प्रकरण है, तीसरा भाण है, चौथा प्रहसन है, पांचवा डिम है, छठा व्यायोग है, सातवां संबकार है, आठवां विधि है, नौवां अंक है और 10वां ईहामृग है। तो इसको याद रखिएगा। ये अगर कभी प्रश्न आपसे बने तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको अंकों की संख्या भी बताऊंगा कि जो भाण में कितने अंक होते हैं, प्रहसन में कितने अंक होते हैं और विधि में कितने अंक, सभी की बताऊंगा 10 के 10। देखिए, अगर भाण का पूछा जाए आपसे तो भाण में होता है 1 अंक, ठीक है, भाण में 1 अंक होगा। प्रहसन में भी 1 ही अंक होता है, प्रहसन में भी 1 होगा। विधि है जो, विधि में भी 1 ही अंक होता है। और जो व्यायोग होता है इसमें भी 1 ही अंक देखने के लिए मिलता है। फिर जो अंक है इसमें 1 से 4 तक अंक मिलते हैं, 1 से 4 तक। इसके पश्चात जो ईहामृग है इसमें भी 1 से 4 तक ही आपको अंक देखने के लिए मिलेंगे। फिर जो संबकार है इसमें आपको 3 अंक देखने के लिए मिलते हैं। और जो डिम है, डिम, इसमें आपको 4 अंक देखने के लिए मिलते हैं। जो नाटक होता है, नाटक में हमें 5 से 10 अंक देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर जो प्रकरण है इसमें आपको 10 अंक देखने के लिए मिलते हैं। फिर से बताता हूँ, देखिएगा, भाण में आपको 1 अंक मिलेगा, प्रहसन में आपको 1 अंक मिलेगा, विधि में भी 1 अंक मिलेगा, व्यायोग में भी 1 अंक मिलेगा, अंके इसमें आपको 1 से 4 अंक मिलेंगे, ईहामृग इसमें आपको 1 से 4 अंक मिलेंगे, संबकार इसमें 3 अंक मिलेंगे, डिम इसमें आपको 4 अंक मिलेंगे, और जो नाटक है इसमें आपको 5 से 10 अंक मिलेंगे, और जो प्रकरण है इसमें 10 अंक मिलेंगे। जो यहाँ पर मैंने अंके कहा है, यहाँ पर विधि भी आएगा, अंके और विधि एक समान होता है। इसके पश्चात देखिएगा, जो भाण है इसमें केवल 1 ही अंक और 1 ही पात्र होता है। इसका भी आपने ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रूप है जहाँ पर आपको 1 अंक और 1 ही पात्र देखने के लिए मिलता है, तो यह भाण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके पश्चात है, नाटक में आपको लक्षण भी अलग अलग प्राप्त होते हैं, इनको भी देख लेते हैं हम, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। क्या है, नाटक का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। लक्षण अगर आपसे पूछे जाए क्या क्या लक्षण है नाटक के, तो इसमें ये प्रमुख है कि जो नाटक का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। दूसरा है, नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियों एवं 5 कार्यावस्थाओं से समन्वित 5 संधियों का प्रयोग होना चाहिए। क्या क्या है, नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ होनी चाहिए, 5 कार्यावस्थाएं होनी चाहिए, 5 संधियाँ होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है, नाटक में स्थान स्थान पर विलास, हर्ष, शोक आदि गुणों का भी समावेश एवं सुख दुख आदि की भी अनुभूति होनी चाहिए, तभी तो वो नाटक कहा जाएगा। क्योंकि देखिए, जो हमारी ज़िंदगी का नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, जो हमारे संसार का नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें हमारे जीवन की तरह ही गुण और दोष होने चाहिए, तभी हमें वास्तविकता पता चलेगी क्या ये नाटक ही है, हम ही इसको प्रस्तुत कर रहे हैं और ये हमारे ज़िंदगी से ही रिलेटेड होता है, तभी तो उसमें आनंद मिलेगा ना। इसके पश्चात जो चौथा लक्षण होगा, नाटक में 5 से लेकर 10 अंक होने ही चाहिए, जैसे कि ऊपर बताया था मैंने आपको। इसके पश्चात है 5वां, नाटक का नायक किसी प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न धीरोदात्त एवं प्रतापशाली राजा होना चाहिए या फिर मानव होना चाहिए। छठा है, नाटक में श्रृंगार अथवा वीर रस से कोई एक प्रधान रस होना चाहिए। क्या है, जो नाटक है, नाटक में श्रृंगार अथवा वीर रस से कोई एक प्रधान रस होना चाहिए एवं अन्य रस के सहायक के रूप में यहाँ पर चलन होना ही चाहिए। फिर है अंतिम, नाटक का कथानक गाय के पूंछ के अग्रभाग के समान आपस में जुड़ा होना चाहिए, अर्थात उसमें निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अंक आपने समाप्त कर दिया, उसके पश्चात आगे जाने का कोई औचित्य ही नहीं रहता, फिर भी आप उसे घसीट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो गाय की पूंछ के अनुसार जैसे कोई चल रही है ना गाय, उसके पीछे पीछे उसकी पूंछ भी निरंतर उसके साथ चलती रहती है, उसी प्रकार से उसमें नाटक में निरंतरता होनी चाहिए, तभी उसमें देखने के लिए आनंद मिलता है। जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं या फिर नाटक देखते हैं
तो वहाँ पर भी आपको निरंतरता देखने के लिए बनती ही है ना। उदाहरण के लिए देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, अगर आप एक एपिसोड देखेंगे उसके पश्चात बंदों में ये लगा रहता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। उसी प्रकार से नाटक में ये चीज़ें होनी अवश्य होती है, बिना इंटरेस्ट के वहाँ पर कोई देखता नहीं है उसको। फिर इसके पश्चात देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर तो मैंने डिस्कस कर दिए नाटक के लक्षण। इसके पश्चात मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, जो नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं वे कौन कौन सी हैं। पहले तो ध्यान रखिएगा, नाटक में कितनी अर्थ प्रकृतियाँ हैं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं। पहली होगी बीज, दूसरी बिंदु, तीसरी पताका, चौथी प्रकृति और 5वां कार्य। नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। इसी प्रकार से नाटक में 5 कार्य अवस्थाएँ भी होती हैं। नाटक में कितनी कार्य अवस्थाएँ होती हैं, 5 कार्य अवस्थाएँ होती हैं। कौन कौन सी हैं, आरंभ, प्रयत्न, प्राप्ति आशा, नियताप्ति, फलागमन। कौन कौन सी है, आरंभ, प्रयत्न, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फलागमन। ये 5 यहाँ पर कार्यावस्थाएँ होंगी। इसी प्रकार से नाटक में 5 संधियाँ भी होती हैं। कितनी संधियाँ, 5। देखिएगा कौन कौन सी हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। फिर से देखिएगा, नाटक में 5 संधियाँ होती है। पहला है मुख, दूसरा है प्रतिमुख, तीसरा है गर्भ, चौथा है विमर्श और 5वां है निर्वहन। इनका भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आगे आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। इसके पश्चात देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो नाटक की 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं वे कौन कौन सी हैं और इसमें क्या क्या समाविष्ट किया गया है। देखिएगा, बीज हो गया, बिंदु हो गया, पताका हो गई, प्रकृति हो गया और कार्य। इसमें देखिएगा, जो बीज है इसमें कथा वस्तु के आरंभ में मूल बात को बीज कहा जाता है। अर्थात जो कथा वस्तु की आरंभ की बात होती है, जो वहाँ पर उद्देश्य से कही गई बात होती है, उसे हम बीज कहते हैं। जो पहले सूक्ष्म कथन होते हैं वही बीज की ओर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसके पश्चात जो बिंदु होता है, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ जुड़ी हुई किसी अभांतर कथा की समाप्ति के अवसर पर प्रधान कथा के साथ संबंध विच्छेद न होने देने वाली प्रकृति को बिंदु कहते हैं। ठीक है। और देखिए, जो पताका से क्या तात्पर्य होता है, ऐसी कथा जो मुख्य कथा के मध्य से प्रारंभ होती है किंतु समानांतर दूर तक चली जाती है, उसे हम पताका कहते हैं। उदाहरण के लिए रामायण में सुग्रीव की कथा को आप ले सकते हैं। इसी के साथ जो प्रकृति है, चौथा अर्थ प्रकृति, इसमें देखिए ऐसी कथा जो आधिकारिक कथा से मध्य में प्रारंभ होती है और थोड़ी दूर बाद समाप्त हो जाती है, उसे प्रकृति कहते हैं। फिर इसके पश्चात है कार्य। कार्य में कथा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली प्रकृति को कार्य कहते हैं। इस कार्य तक पहुंचने का माध्यम 5 कार्यावस्थाएं होती हैं। तो कार्यावस्थाएं भी मैंने आपको बता दी थी। एक तो आरंभ है, दूसरा प्रयत्न, तीसरा प्राप्त्याशा, चौथा नियताप्ति और 5वां फलागम। तो ये यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सारे तथ्य बता दिए हैं। इसके पश्चात देखिएगा, आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि नाटक के तत्व कितने स्वीकार किए जाते हैं। तो नाटक के तत्व स्वीकार किए जाते हैं 7। कितने? 7। जो 7 हैं ये नाटक के तत्व होते हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा पात्र चरित्र, तीसरा है कथोपकथन, चौथा है देश काल या वातावरण, 5वां है भाषा शैली, छठा है उद्देश्य और 7वां है अभिनयता। देखिएगा फिर से, नाटक के 7 तत्व हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र चरित्र, तीसरा कथोपकथन, चौथा देश काल वातावरण, 5वां भाषा शैली, छठा उद्देश्य और 7वां अभिनेता। इसका ध्यान रखना है, ये भी पूछे जाने वाला प्रश्न बनता है। इसके पश्चात देखिएगा, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नाटक में नायक कितने प्रकार के हो सकते हैं। जो नाटक होता है इसमें नायक होते हैं 4 प्रकार के। इतने प्रकार के नाटक अभी तक वर्णित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित। फिर से बताऊंगा, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, ये होते हैं 4 नायक नाटक में। धीरोदात्त से तात्पर्य है श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नाटक। क्या है? श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नाटक। धीरोदत्त का
तात्पर्य निकलता है श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु अभिमानी नायक। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दिया गया है, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न तो दोनों है, परंतु जो धीरोदात्त होता है ये शूरवीर नायक होता है, और जो धीरोदत्त होता है ये श्रेष्ठ गुणों से संपन्न तो होता है किंतु यह अभिमानी नायक होता है। फिर है धीर प्रशांत, इसमें श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु धैर्यशाली नायक होता है। ये धीर प्रशांत धैर्यशाली नायक होता है। और जो धीर ललित होता है यह श्रेष्ठ गुणों से संपन्न कला प्रिय नाटक होता है, अर्थात क्रीड़ा प्रिय नायक से माना जाता है। तो ये कुछ एक यहाँ पर मैंने आपको नायक बता दिए। इसी के साथ देखिए जो नाट्यशास्त्र के अनुसार, जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, इसके अनुसार नायिका के 3 भेद माने गए हैं। पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नायिका के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं, तो ये 3 माने गए हैं। ये नाट्यशास्त्र के अनुसार कहे गए हैं। तो देखिए पहला होगा स्वकीया, दूसरा परकीया, तीसरा गणिका या फिर सामान्या। फिर से बताऊंगा, स्वकीया, परकीया, सामान्या या फिर गणिका। ये होगी यहाँ पर नायिका के 3 भेद। इसी के साथ देखिएगा यहाँ पर और भी आपको थोड़े से तथ्य बता देता हूँ कि जो नाटक का विकास क्रम है यह बांटा गया है 4 कालों में। कितने कालों में? 4 कालों में। नाटक का विकास क्रम कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में। पहला है पूर्व भारतेंदु कालीन नाटक, दूसरा है भारतेंदु कालीन नाटक, तीसरा है प्रसाद कालीन नाटक और चौथा है प्रसादोत्तर कालीन नाटक। यहाँ पर देखिएगा जो नाटककार विशेष है उसके नाम पर नाटक के समय का नाम रखा है। जैसे कि पूर्व भारतेंदु कालीन नाटक, अर्थात जो भारतेंदु के समय से पूर्व में घटित हुए या रचित नाटक है उन्हें भारतेंदु पूर्वकालीन नाटक कहा गया है, जिसका समय 1857 ईस्वी से लेकर भारतेंदु से पूर्व रचित नाटक है वहाँ तक इनका समय माना जाता है। ठीक है, क्या है? 1857 से पूर्व रचित नाटक। यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया, जो भारतेंदु पूर्वकालीन नाटक है इसका समय रहेगा 1857 ईस्वी से पहले के नाटक, बाद के नहीं। 1857 से पहले जितने भी नाटक रचे गए हैं ये सारे भारतेंदु कालीन पूर्व नाटक होंगे। दूसरा जो है भारतेंदु कालीन नाटक, इसका समय होगा 1857 से लेकर 1900 तक। देखिए मैं बताता हूँ, भारतेंदु पूर्व नाटक का समय होगा 1857 से पूर्व का। ठीक है, इसके पश्चात जो आएगा भारतेंदु कालीन नाटक, इसका समय क्या होगा? 1857 से लेकर 1900 तक। इसके पश्चात देखिएगा प्रसाद कालीन नाटक, इसका समय कब से कब तक होगा? 1900 से लेकर 1930 ईस्वी तक। प्रसाद कालीन नाटक का समय 1900 से लेकर 1930 तक है। इसके पश्चात जो प्रसादोत्तर कालीन नाटक है इनका समय होगा 1930 से लेकर अब तक। तो ये अब तक का समय इसका माना जाता है। ठीक है, प्रसादोत्तर कालीन नाटक का। तो ये कुछ एक तथ्य भी आपको बता दें, यहाँ पर आपको इन सब का ध्यान रखना है। इसके पश्चात देखिएगा कुछ और तथ्य यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर कभी आपसे ये प्रश्न बने कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है रणधीर प्रेम मोहिनी को, और इसके रचनाकार कौन होंगे? लाला श्रीनिवास दास। इसके पश्चात है शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद करने वाले कौन थे? लाला सीताराम। ये सर्वाधिक अनुदित नाटककार के तौर पर भी जाने जाते हैं, सर्वाधिक अनुदित नाटक इन्होंने किए हैं। इसके पश्चात है हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक अथवा खड़ी बोली का पहला नाटक कौन सा होगा? तो ये होगा शकुंतलम। इसके रचनाकार कौन होंगे या फिर अनुवादकर्ता कौन होंगे? राजा लक्ष्मण सिंह। और समय कब है इसका अनुवाद करने का? 1863 ईस्वी। इसके पश्चात हिंदी का सर्वप्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का सर्वप्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, जिसका समय 1868 है, और इसके रचनाकार कौन होंगे? तो ये होंगे शीतला प्रसाद त्रिपाठी। कौन होंगे? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इसके पश्चात है हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता कौन है, या फिर समस्यापरक नाटक सबसे पहले किसने लिखे थे हिंदी में, और मुख्य भी वही माने जाते हैं? तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र होंगे। तो कौन है ये? लक्ष्मी नारायण मिश्र। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता कौन है? तो ये होंगे जयशंकर प्रसाद। इसके पश्चात है केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी?
तो ये की गई थी 1953 में। जितने भी तथ्य बता रहा हूँ सभी को नोट करिएगा, तभी मैं आराम से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर वॉल्यूम थोड़ा स्लो है तो वॉल्यूम को बढ़ाइएगा, और फिर अगर स्पीड कम या ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में की थी। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य होगा करुणालय, इसका समय है 1913, और इसके रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य होगा करुणालय, 1913 इसका समय है, और जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये रचित है। इसी के साथ हिंदी में प्रतीकवादी नाट्य परंपरा के जनक कौन है? तो हिंदी में प्रतीकवादी नाट्य परंपरा के जनक होंगे जयशंकर प्रसाद, और इनका जो नाटक होगा प्रतीकवादी तो था कामना नाटक। कामना, इसका प्रकाशन वर्ष या समय कब का है? 1927 का है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इप्टा, अर्थात इप्टा का अर्थ निकलता है जन नाट्य संघ। जो जन नाट्य संघ या फिर इप्टा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसके पश्चात भारत का सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देखिएगा जो भारत का पहला पाश्चात्य नाटक स्थापित किया गया था तो ये बंगाल में किया गया था। कहाँ पर? बंगाल में। तो देखिएगा इस तरह से मुझे लगता है कि जो जो तथ्य मैं आपको बताना चाहता था वे सभी मैंने आपको बता दिए, और आप इन सभी को अवश्य नोट करना, क्योंकि ये बेहद ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यहाँ से आपसे भविष्य में प्रश्न बन ही सकते हैं। इसके पश्चात देखिएगा थोड़े से और आपको यहाँ पर तथ्य बताता हूँ कि जो अब्दुल रहमान की रचना थी संदेश रासक, इसमें भी आपको नाट्य गुण मिलते हैं। कौन सी? संदेश रासक है, यह अब्दुल रहमान की रचना है। समय इसका 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक है। इसमें भी आपको नाट्य के गुण मिलते हैं। फिर जो गोरक्ष विजय है ये विद्यापति की रचना होगी, इसका समय भी 13वीं शताब्दी है, इसमें भी नाट्य तत्व मिलते हैं। फिर देखिए रामायण महानाटक है, इसके रचनाकार प्राणचंद चौहान है, और इसका समय 1610 है, इसमें भी नाटक के गुण मिलते हैं। समय सार बनारसी दास की रचना है, 1636 इसका समय है, इसमें भी नाट्य रूप मिलते हैं। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है, 1643 इसका समय है, इसमें भी आपको नाटक के तत्व मिलते हैं। फिर जो शकुंतला है नेवाज की रचना है, इसमें भी आपको नाटक के तत्व मिलते हैं। और जो नहुष है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह गोपाल चंद्र गिरिधर दास की रचना है, 1857 इसका समय है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये पिता हैं। ये तो आपको पूरा नाटक मिलता ही है, इसमें सारे नाटक के गुण मिल जाते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से हमने कुछ ये तथ्य डिस्कस किए, तो इनको आपने याद रखना है। एक मैं भूल गया था, मुझे याद आया कि जो आनंद रघुनंदन है, आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह का, इसका समय 1700 ईस्वी है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक भी स्वीकार किया है, इसको भी आपने नोट करना है। तो देखिएगा इस प्रकार से हमने आपके साथ कुछ तथ्य डिस्कस किए। मुझे पूर्ण आशा है कि सभी को आपने नोट किया।